अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। जब फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एवेलुएट करने की बात आती है तो आम तौर पे डिस्कशन जो है हार्डवेयर के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। उसका रेडार, उसका इंजन, उसकी स्टेल्थ कोटिंग। लेकिन रियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो है वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर के अंदर रहती है। स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसएमएस और ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम यानी ओएफपी, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो रेडार ट्रैकिंग डेटा को मिसाइल फायरिंग सोल्यूशन में ट्रांसलेट करते हैं। हार्डवेयर जो है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअल वेपन कंसिडर किया जा सकता है। जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्लोज्ड प्रोप्राइटरी वेपन आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। जो बायर होता है सिर्फ वही मिसाइल इंटीग्रेट कर सकता है जो मैन्युफैक्चरर की जानिब से अप्रूव किया गया है। मिसाल के तौर पे F-35 पे जो है चाइनीज़ मिसाइल लगाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ही अलाउ नहीं करता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ जाती है कि टर्की की जानिब से जो कान डेवलप किया जा रहा है वो डिलिबरेटली ओपन आर्किटेक्चर इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर एवियोनिक सूट के साथ डिज़ाइन किया गया है, और ये एक फंडामेंटल फिलॉसफी शिफ्ट कहा जा सकता है। पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्सटेंसिव चाइनीज़ मुनिशन ऑपरेट करता है। PL-15 मिसाइल हमारे पास मौजूद है और उसका हम इस्तेमाल कर चुके हैं, और उसकी फ्यूचर की फैमिली जिसमें PL-16, PL-17, PL-20, PL-21 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज के इंटरसेप्टर भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कान की जानिब से फिजिकली और डिजिटली इन चाइनीज़ मिसाइल के साथ काम किया जा सकता है या नहीं। हार्डवेयर फिट होना जो है एक अलहदा चीज़ है, डिजिटल हैंडशेक का होना जो है वो एक अलहदा से चीज़ है। PL-15 से लेके PL-21 या किसी भी चाइनीज़ मिसाइल को कार में इंटीग्रेट करने के लिए 3 अलग लेयर्स है जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली लेयर जो है वो इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंटरफेस की है। नेटो स्टैंडर्ड फाइटर्स जो है आमतौर पे MIL-STD 1760 अम्ब्रेलिकल कनेक्शन यूज़ करते हैं अपनी इंटरनल बेस के अंदर। चाइनीज़ मुनिशन जो है वो डोमेस्टिक GJB स्टैंडर्ड डेटा बसेस यूज़ करती हैं। ये प्रोटोकॉल जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है और वो डायरेक्टली कंपैटिबल भी नहीं है। तो कस्टम डिजिटल ट्रांसलेटर पाइलेंस बनाना ज़रूरी होगा जो कि दोनों के दरमियान में ब्रिज कर सके, और ये जो है एक्चुअली तीनों लेयर्स में से सबसे ईजिएस्ट स्टेप कहा जा सकता है। जो दूसरा स्टेप है वो मिड कोर्स रेडार डेटा लिंक का है, और ये शायद सबसे कॉम्प्लेक्स चैलेंज होने वाला है कि इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। हाई एंड के BVR मिसाइल जो है लॉन्च के फ़ौरन बाद टारगेट खुद ट्रैक नहीं कर सकते। उनकी मिड कोर्स फेज में जो है लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट या एवैक से जो है कॉन्टिन्यूसली टारगेटिंग अपडेट्स आती रहती हैं। कान की जानिब से जो इसलसान मुराद ऐसा रेडार यूज़ किया जाना है उसको एक्टिव रेडार सीके के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके ताकि मिड कोर्स में कॉन्टिन्यूसली अपडेट्स भेजी जा सके, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वाइल मेकिंग श्योर कि जो डेटा लिंक है वो एक सिक्योर चैनल के थ्रू डेटा प्रोवाइड कर रहा है। प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि चाइनीज़ डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स और टर्किश रेडार सिग्नल प्रोसेसर जो हैं वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। दोनों की सॉफ्टवेयर कीज़ और रेडार एल्गोरिदम जो हैं उन तक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए होगी ये ब्रिज बनाने के लिए, और ये एक जेन्युइनली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होगी डिस्पाइट द फैक्ट कि टर्की के साथ भी और चाइना के साथ भी जो रिलेशन पाकिस्तान के मौजूद है, इसके बावजूद भी इस चीज़ को इंटीग्रेट करने में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और तीसरा एलिमेंट जो है वो इसके अंदर एक्यूस्टिक और थर्मल इग्रेस का है। कान के जो इंटरनल वेपन बे है उसे PL-15 जैसे हैवी मिसाइल्स को सुपरसोनिक स्पीड से स्मूथली इजेक्ट करना, बिना जेट की स्टेल्थ प्रोफाइल को डिसरप्ट किए हुए या किसी किस्म की डिज़ाइन चेंजेस किए हुए, बिना बाउंड्री लेयर जो एयर फ्लो है उसको डिस्टर्ब किए हुए, ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब रियल टाइम सिनारियो के अंदर आप तमाम चीज़ें ऑपरेट कर रहे होते हैं, और इनकी कैलिब्रेशन करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलत इजेक्शन का सीक्वेंस जो है मिसाइल और एयरक्राफ्ट दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। अब वो एंगल जो कि इस डिस्कशन को जेन्युइनली इंप्रेसिव बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी यूनिक पोजीशन में है जो कि आप किसी और मुल्क के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो है कान प्रोग्राम में सिर्फ बायर नहीं है, ऐसा मुमकिन है या बहुत हद तक पॉसिबल है, मे बी इस हवाले से प्रोग्रेस हो भी चुकी हो कि पाकिस्तान जो है कान प्रोजेक्ट में सिर्फ बायर नहीं रहेगा, उसका को डेवलपमेंट पार्टनर बनेगा। प्रोजेक्ट इकबाल जो कि पाकिस्तानी टूसैस के अंदर इसका एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया गया है, उसके ज़रिए पाकिस्तानी इंजीनियर्स टूसैस में एम्बेडेड हैं, एक्चुअल एरोडायनामिक वर्क कर रहे हैं, कान की डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये ऑफ द शेल्फ एक्सपोर्ट परचेज नहीं है जिसमें थर्ड पार्टी एंड यूज़र रूल जो हैं अप्लाई होते हैं। पाकिस्तान के पास भी डीप डिफेंस इंडस्ट्रियल एक्सेस है दोनों तरफ, अंकारा में भी और बीजिंग में भी। तो ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को एक यूनिक पोजीशन देता है जो कोई और कान कस्टमर नहीं रखता है। पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक टेलर्ड
पाकिस्तान एयरफोर्स स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर ब्लॉक जो स्पेसिफिकली कान के मिशन कंप्यूटर को चाइनीज़ PL सीरीज़ के मिसाइल्स के साथ नेटिवली कम्यूट करने के लिए कन्फिगर करे। ये ऑब्वियसली टर्की के कान सॉफ्टवेयर से अलहदा होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन है और उसकी पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। इस टेलर्ड सॉफ्टवेयर ब्लॉक के अंदर जो है 3 वेपन फैमिलीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती है। चाइनीज़ PL-15 से लेके फ्यूचर PL-21 तक के मिसाइल जो कि पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेट किए जाएंगे, फिर टर्किश गोखान रैमजेट BVR मिसाइल्स और जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के थ्रू अवेलेबल आर्सनल पाकिस्तान के पास मौजूद होगा वो तमाम वेपनरी, और फ्यूचर के इंडिजिनस पाकिस्तानी वेपन्स जिनमें फास्ट मिसाइल आ जाता है जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो तमाम की तमाम चीज़ें जो है एक ही प्लेटफॉर्म से 3 अलग कंट्रीज़ के मिसाइल एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से रिलीज़ किए जा सकते हैं, और ये वही सॉवरेनिटी होगी जो कि ओपन आर्किटेक्चर अनेबल करती है। अब आइडियलिस्टिक सिनारियो के अंदर अगर ये इंटीग्रेशन अचीव होती है तो जो पिक्चर बनती है वो जेन्युइनली फॉर्मिडेबल हो सकती है। कान फायरजेट के आल एस्पेक्ट, लो ऑब्जर्वेबिलिटी और सेंसर फ्यूजन, PL-15E का 145 किलोमीटर प्लस रेंज के कॉम्बैट प्रूवन किल चेन, PL-21 का अल्ट्रा लॉन्ग रेंज इन्वेलप अगर इंटीग्रेट होता है, उसके साथ साथ गोखान का रैमजेट सस्टेन्ड एनर्जी मिसाइल जो मीटियर क्लास कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट किए जा सकते हैं। उसके नतीजे में कान फायरजेट पाकिस्तान के लिए जो है एक अनइमेजिनेबल स्टेल्थ इंटरसेप्टर बन सकता है। एनिमी को ये नहीं पता होगा कि वो कहाँ से आया है, उसको ये नहीं पता होगा कि फायर कहाँ से हो रही है, वो नहीं जान सकता कि इंटरसेप्टर जो है वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इस तमाम चीज़ में जो है विक्ट्री सिर्फ एरोडायनामिक्स की नहीं होने वाली है, विक्ट्री जो है या कामयाबी जो है उस सॉवरेन डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल की होने वाली है जो कि मिसाइल इंटीग्रेशन पॉसिबल बनाता है। ओपन आर्किटेक्चर का मकसद सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ओपन आर्किटेक्चर का मतलब जो है सॉवरेनिटी भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, और होपफुली फ्यूचर के अंदर जो PFX के अंदर ओपन आर्किटेक्चर डेवलप किया जा रहा है वो भी इसी बेसिस पे जो है डेवलप किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान के लिए ये वही फिलॉसफी है जो PFX के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है। नास्टेप रेडार में भी इसी की होपफुली डोमेन या एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगी। और जो क्वेश्चन मैंने कान के लिए रेज किया है कि क्या चाइनीज़ मिसाइल और टर्किश मिसाइल जो है एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, वही क्वेश्चन जो है फिर फ्यूचर के अंदर PFX के अंदर भी पूछा जाएगा। तो ओपन आर्किटेक्चर जो है इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन हो सकता है जिसके नतीजे में आपका ब्रेन जो है अपना होगा, चाहे हार्डवेयर जो है कहीं से भी आए। और इस हवाले से चूँकि मोस्ट लाइकली कान फायरजेट शायद पाकिस्तान के पास पहले अचीव होगा, इससे पहले कि पाकिस्तान की जानिब से PFX का बीटा वर्जन या ट्विन इंजन वर्जन हासिल होता है, तो कान पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी चाइनीज़ और टर्किश मिसाइल उनको साइमल्टेनियसली अगर फायर किया जाता है तो वो इस फिलॉसफी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को फिर PFX के ट्विन इंजन वर्जन के अंदर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेट मी नो आपके इस सवाल से क्या ख्याल है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।